नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जिसने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की और अपने समय की दो सबसे बड़ी सल्तनतों को सीधी चुनौती दे डाली। जी हां, आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनकी कहानी जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य का एक सपना देखा और फिर उसे हकीकत में बदल दिया। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो शिवाजी महाराज के पूरे जीवन का सार है। उनका नाम ही संघर्ष, साहस और एक आजाद हुकूमत मतलब स्वराज का दूसरा नाम बन गया। और यही तो वो सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कि आखिर कैसे कैसे एक सरदार के बेटे ने ना सिर्फ एक सपना देखा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए उस दौर की दो सबसे बड़ी ताकतों बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य से सीधी टक्कर ले ली। तो फिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक सपने से, एक ऐसे राज का सपना जो सच में जनता का अपना हो। 19 फरवरी 1630 जगह थी शिवनेरी का किला। यहीं शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले एक बहुत बहादुर मराठा सरदार थे, लेकिन कहते हैं ना कि असली किरदार माँ गढ़ती है। तो शिवाजी के चरित्र की असली नींव रखी उनकी माँ जिजाबाई ने। उन्होंने ही बचपन से शिवाजी को न्याय, बहादुरी और अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने के संस्कार दिए। और बस इन्हीं संस्कारों से जन्म हुआ हिंदवी स्वराज के विचार का। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। एक ऐसी हुकूमत जो जनता की हो, जनता के लिए हो, जहां किसी बाहरी ताकत का हुक्म ना चले। और कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने इस सपने को सच करने की कसम खा ली थी। अच्छा, सपना तो देख लिया, लेकिन उसे हकीकत में कैसे बदला जाए? तो चलिए देखते हैं कि इस सपने ने असलियत का रूप लेना कैसे शुरू किया। और इस सपने की पहली ईंट रखी गई जब शिवाजी की उम्र थी महज 16 साल। सोचिए, साल था 1646 और उन्होंने तोरना के किले पर कब्जा कर लिया, वो भी बिना किसी खून खराबे के। ये एक ऐसी रणनीतिक जीत थी जिसने आगे चल के एक बहुत बड़े विजय अभियान की नींव रखी। तोरना की जीत का मतलब सिर्फ एक किला जीतना नहीं था। नहीं, ये एक पैगाम था। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने एक एक करके चांदन, पुरंदर और राजगढ़ जैसे बेहद जरूरी किलों को अपने स्वराज का हिस्सा बना लिया, और इसका असर बीजापुर सल्तनत की नींव तक हिलने लगी थी। अब शिवाजी की ये बढ़ती हुई ताकत बड़े बड़े साम्राज्यों की आंखों में चुभने लगी थी, और बस यहीं से शुरू हुआ असली टकराव का दौर। पहली और सबसे बड़ी चुनौती आई बीजापुर सल्तनत की तरफ से। सुल्तान ने अपने सबसे बेरहम सेनापति अफजल खान को भेजा। हुक्म था, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाओ। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी दिमाग और रणनीति की। अफजल खान का प्लान था कि वो धोखे से शिवाजी को गले लगाकर खत्म कर देगा, लेकिन शिवाजी हमेशा एक कदम आगे सोचते थे। वो कपड़ों के नीचे कवच पहनकर और हाथों में वाघनख छिपाकर पहुंचे। ये बाघ के पंजों जैसा एक खतरनाक हथियार होता है। और जैसे ही अफजल खान ने अपनी कटार निकाली, शिवाजी ने अपने बचाव में ऐसा हमला किया कि इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक का वहीं अंत हो गया। बीजापुर की हार के बाद अब दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब का ध्यान शिवाजी पर गया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल शाइस्ता खां को एक बहुत बड़ी फौज के साथ भेजा। मकसद साफ था, शिवाजी को कुचलना। शाइस्ता खान ने पुणे पर तो कब्जा कर लिया, और डेरा भी कहाँ डाला? सीधा शिवाजी के बचपन के घर लाल महल में। तब शिवाजी ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, उनकी मशहूर गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध नीति। उन्होंने रात के घने अंधेरे में बस कुछ सैनिकों के साथ महल पर धावा बोल दिया। इस औचक हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं और उसे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये मुगलों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती थी। औरंगजेब तो इस हार से बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसने शिवाजी को बातचीत के बहाने आगरा बुलाया, लेकिन ये एक चाल थी, एक धोखा। वहां पहुंचते ही शिवाजी और उनके बेटे संभाजी दोनों को कैद कर लिया गया। सबको लगा बस अब शिवाजी की कहानी खत्म। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कुछ हफ्तों तक बीमार होने का नाटक किया, फिर गरीबों में फल और मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया। रोज रोज बड़ी बड़ी टोकरियां किले से बाहर जाने लगीं, और फिर एक दिन उन्हीं टोकरियों में से एक में शिवाजी और संभाजी छिपकर किले से बाहर निकल गए। ये वाकया आज भी दुनिया के सबसे हैरान करने वाले ग्रेट एस्केप्स में गिना जाता है।
इस एक घटना ने शिवाजी को एक ऐसे नायक के तौर पर स्थापित कर दिया जिसे कोई कैद नहीं कर सकता था। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरे। अब वो वक्त आ गया था कि उस सपने को एक आधिकारिक नाम दिया जाए जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष किया गया था। साल था 1674 और जगह थी राजगढ़ का किला। यहां एक बहुत ही भव्य समारोह हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया और उन्होंने आधिकारिक तौर पर छत्रपति की उपाधि धारण की और यहीं से हिंदवी स्वराज्य की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन शिवाजी की कहानी सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली महानता तो एक शासक के रूप में सामने आती है। तो चलिए ये भी देखते हैं कि उन्होंने एक कुशल और दूरदर्शी साम्राज्य की नींव आखिर कैसे रखी। देखिए, शासन चलाने के लिए उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया। ये बिल्कुल आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा था, जिसमें 8 मंत्री थे और सबके पास अलग अलग विभाग थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, जहां सारी ताकत एक इंसान के हाथ में ना होकर माहिर लोगों की एक टीम के पास थी। प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक हर कोई अपनी सलाह देता था। उनका शासन टिका था न्याय के सिद्धांतों पर, मतलब किसानों पर कम से कम टैक्स लगे, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक हो और सभी धर्मों और महिलाओं का सम्मान हो। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दूरदृष्टि थी समंदर की ताकत को समझना। वो भारत के पहले ऐसे शासकों में से थे जिन्होंने एक ताकतवर नौसेना यानी नेवी बनाई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली आज़ादी जमीन और समंदर दोनों पर कंट्रोल रखने से ही आती है। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। तो आखिर शिवाजी की विरासत है क्या? ये सिर्फ किलों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये विरासत है जुल्म के खिलाफ खड़े होने के जज्बे की। ये विरासत है गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की, जिसने बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा दी। ये विरासत है एक ताकतवर नेवी बनाने की दूरदृष्टि की। और सबसे बढ़कर ये विरासत है एक ऐसे शासन की जिसके दिल में हमेशा आम इंसान रहा। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक योद्धा राजा के तौर पर शिवाजी की कौन सी सीख आज के दौर में ज्यादा मायने रखती है? उनकी लड़ाई की वो चालाक रणनीतियां या फिर न्याय और अच्छे शासन पर आधारित उनकी व्यवस्था? ये एक सोचने वाली बात है।